एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र जो है वो सिर्फ एक नंबर है। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 8 घंटों उनमें से 8 घंटे सोते हैं, और बचे हुए जो 16 घंटे होते हैं उसमें नहाते भी हैं, धोते भी हैं, घर के काम भी करते हैं, बच्चों को स्कूल भी लेकर जाते हैं, घर के काम भी करते हैं, सब्जियां भी लाते हैं, चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, है ना। और उसी में ही हमें अपना कुछ प्रोडक्टिव समय निकालना होता है काम करने के लिए। हमारा जो इंसानी जीवन है ना, वो बेसिकली उम्र के अलग अलग पड़ाव से निकलता है। 10 साल की उम्र तक पढ़ाई के बारे में सोचा जाता है, खेलना कूदना पढ़ाई। 20 साल की उम्र तक आते आते ना, पढ़ाई पूरी करने के बाद 20 साल के बाद तकरीबन करियर पर फोकस पूरा आ जाता है। और 20 साल से 30 साल की एज में करियर लर्निंग करियर की और लर्निंग उन तरफ हम लोग बढ़ रहे होते हैं। 30 से 40 की उम्र में ना ग्रोथ देखने लगते हैं हम, करियर में यहाँ पहुंचना है, इस मुकाम पर आना है। और ऐसा कहते हैं कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40, 40 के बाद आपकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है, ऐसा बोला जाता है। और 60 के बाद ऐसा बोला जाता है कि यार 60 के बाद तो बस अब तो बस रिटायरमेंट हो गई, और अब तो बस वेट करो कि प्रभु कब न्योता दें, ऐसा करके। सो हम लोग को जब हीरो देखना होता है ना, तो हम लोग हीरो देखने के लिए फिल्म हॉल में जाते हैं। या जब हमें हीरो देखना होता है तो हम लोग अपने बॉर्डर फोर्सेस को भी देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको रियलिटी बताऊं, और ये सीरियस है, कि इंडिया के 142 करोड़ लोगों में से, हम सब लोगों में से, हमारे बीच ही ना बहुत सारे ऐसे हीरोज होते हैं जिनको मैंने ये सारी जो आपको अभी बातें बताई ना, कि एज इज जस्ट अ नंबर, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, और मतलब ये जितनी भी मैंने कहावतें बताई, तो उसके लिए हमें बहुत कहीं फिल्म हॉल जाने की जरूरत नहीं है। हमारे को आप समझो कि किसी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब चीजें प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना। हमारी पूरी कोशिश है कि बस ये है कि वो अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों की जो भी ऐसे हीरोज हैं जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मैजिकल मैन से मिलवाने वाला हूँ। हम ही आप जैसे हैं। मतलब वही दो दो आंख हैं, दो कान हैं, वही नाक है, दो हाथ हैं, लेकिन 60 के बाद भी इन्होंने अपने आप को उस पोजीशन पर पहुंचाया जहां पर बहुत से हम जैसे लोग बोलते हैं कि यार मार्केट में तो कैलिबर नहीं है, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है। हम कहते हैं कि यार ये सब वो हैं जिन्होंने जो 60 साल की एज में यूजुअली कोरोना के अंदर जो लोग घर में बैठ गए थे कि यार नहीं, 60 के बाद तो इम्यूनिटी कमजोर होती है। बट ये ड्यूरिंग कोविड बाहर निकले और इन्होंने 600 पेशेंट्स को बेड अरेंज कराए। 8 करोड़ से ज्यादा क्लेम्स सेटलमेंट में लोगों का हेल्प किया, और 2000 से ज्यादा कोविड पॉलिसीज कोविड के समय पर सोल्ड किए। अगर मैं बोलता जाऊंगा तो शायद इनको मौका मिलेगा ही नहीं बोलने का, तो मैं रुकता हूं और मैं इनवाइट करता हूं और आज का सेशन हैंड ओवर करता हूं आज के मैजिकल मैन मिस्टर भास्कर बोंदादा, जो कि हमारे साथ साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं। सर, ओवर टू यू। Thank you. Thank you, sir. Is it audible, sir? यस सर, यू आर ऑडिबल। Thank you. Good evening, दोस्त लोग। भाई साहब ने मेरे लिए ज्यादा बताया, उतना ज्यादा नहीं है। जिसको खाना भूख लगता है वो ज्यादा खाता है। जिसको भूख नहीं है वो खाएगा नहीं, आराम से बैठ के काम करता है। मेरे को भूख ज्यादा है क्योंकि मेरा लाइफ में एक ही लड़की है। वो लड़की का शादी किया, वो मेरा सन इन लॉ तो मर गया। सो फिर मैं पीछे आना चाहिए। पीछे आने के लिए मैं अभी दौड़ रहा हूँ। बस 60 उम्र की बात छोड़ी तोड़ी है। मेरा आइडिया से
जो जिसको नेसेसिटी रहता है ना वो ढूंढेगा। मेरे को नेसेसिटी समझा, इसके वास्ते ढूंढ रहा हूँ, और दूसरा बात भी नहीं है। और मैंने और एक बात भी मैं समझ ये सोचता हूँ, मेरा मोटिवेशन क्या है ना, मेरा मोटिव क्या है ना, पब्लिक को सर्व करना। एक एक आदमी पैसा से सर्व करता है, एक एक आदमी बातों से सर्व करता है। मेरा पास बात है, नॉलेज है, वो नॉलेज से सबसे सर्विस करके नाम भी बढ़ाने के लिए ये उम्र में कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम तो भास्कर बोंडाड़ा। आई एम एट 63 years old. I born in Palakollu, Andhra Pradesh, from a business people family. From my forefathers, ours is the cloth business. Now also I'm running ready-made garment showroom. And secondly, from 95 onwards, I'm an analyst in stock market and insurance sector also. Actually, in 1995, I had become a LIC agent, but I'm so failure in that at that time. So I left that industry again, and I'm looking care of my traditional business. अभी कोरोना का टाइम में, वो कोरोना के टाइम में सब लोग को कुछ करना, मैंने भरोसा किया 100 साल में एक बार इतना बड़ा बड़ा तकलीफ आता है। इसके वास्ते ये तकलीफ को मैंने सबको प्रोटेस्ट करना कैसा करना सोच के रात के रात मेरा सामने एक इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर साहब है, उसको पूछा, साहब मैंने इंश्योरेंस का करना है, कोरोना का इंश्योरेंस करूंगा। बोला, आपका तो इंश्योरेंस का एग्जाम नहीं राइट किया नहीं, फिर आपको कैसा कमीशन आता है? मेरे को कमीशन कुछ भी नहीं होना, मैं काम करूंगा, मेरे दोस्त लोग को सबको ये कोरोना पॉलिसी बेचूंगा, इंश्योरेंस के कमीशन के बाद छोड़ दो, मैं कर दूंगा करके अंदाजा 2000 पॉलिसीज के ऊपर ही बेचा है। और बैड लक से 600 आदमी को कोरोना आया है। वो सबको अपना अपना गांव में जो भी कोरोना का ट्रीटमेंट मांगेगा तो इंश्योरेंस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और 5 लाख रुपए मिनिमम कैश मांगने थे। वो टाइम ने मैंने सोचा क्या करना। हैदराबाद में मेरा का गुड रिलेशन है, वो रिलेशन के हिसाब से हैदराबाद में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में मेरे दोस्त लोग भी डायरेक्टर्स है। मैं उसको पूछा, अरे भाई अपना आदमी को थोड़ा सर्विस करना, मैं आपको बेड बेड मिलाना, जरूर बेड मिलाएंगे। और बोला, बेड एक ही मिलाने की बात नहीं है, मुझे तो कैशलेस होना। चलो भास्कर भाई, तुमने ये उम्र में इतना सर्विस करने के लिए बाहर आए ना, अपन भी सर्विस करेंगे करके वो सब बेड्स भी दिया और इंश्योरेंस का एक्सेप्टेंस भी कर लिया। अंदाजा भगवान की, मैंने सोचा भगवान ने मेरे को इतना जन को काम करने की सेवा करने के लिए मौका दिया है, ऐसा सोच के मैं उस सुबह से रात तक फोन आते रहते। अरे एक आदमी पूछता है मेरा वाला कैसा है हैदराबाद में, एक पूछता है मेरे को बेड होना, और एक पूछता है मेरे को पॉलिसी होना। ऐसा ऐसा सुबह 5 बजे को उठ के रात 12 बजे तक काम करने से भी काम नहीं होने वाला था, क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ, मेरे साथ में मेरे लड़की बच्ची भी, वो भी काम कर रहे, दोनों करने से भी 12 बजे तक रात को नहीं सोने वाले थे। ऐसा काम करके 2020 में अंदाजा 8 करोड़ रुपए क्लाइम्स दिलाने के बाद 21 में सब लोग पूछा था, आप इतना सर्विस दे रहे, आप एग्जाम कर एक अच्छा इंश्योरेंस कंपनी लेगा तो अपन को भी फायदा हो जाएगा करके सब लोग दोस्त लोग सब पूछने के बाद मैंने मेरा लड़की से एग्जाम करवा के नेवा में एंटर हुआ। कई को नेवा में एंटर हुआ करके एक आध आदमी भी पूछा था। मैंने स्टडी किया है, क्योंकि सब कंपनी को मैं स्टडी एनालिस्ट होके सब कंपनी को मैं स्टडी करता हूँ ना। इसके वास्ते स्टडी करने के बाद मेरे को नेवा बोपा में अच्छा प्रोस्पेक्टस दिखा है, आने वाला समय में ये कंपनी और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है, और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट किसी पे भी नहीं है, उतना इनोवेटिव प्रोडक्ट वो रेडी कर रहे हैं। और दूसरा उसका इंटरेस्ट क्या है, एकदम बड़ा ऊपर ये कंपनी को ऊपर जाने के लिए वो सब टीम काम कर रहे हैं। वो सब एनालाइज करने के बाद मैंने नेवा बोपा का एजेंसी ले लिया, और नेवा बोपा में 2021 मार्च में एजेंसी ले लिया।
एजेंसी लेने के बाद अंदाजा 8 लाख रुपया फर्स्ट मंथ मैंने बिजनेस दिया। और उसके बाद वो 2021-22 में सीईओ एजेंट हो गया, और क्वार्टर्स भी एपीसी भी क्वालिफाई हो गया कुछ। और नेक्स्ट उसके बाद 22-23 में 4 एपीसी भी क्वालिफाई हुआ, और डबल सीईओ टिकट भी लिया, और सीईओ जी के साथ हाथ से मैंने वो फ्लैंक भी ले लिया। वो टाइम में मुझको 18 साल का बच्चा का जैसा समझ आ गया, क्योंकि ये उम्र में मैंने अवार्ड ले लिया। ये अवार्ड अपन को क्या है करके बहुत बहुत, अब मैं बातों से कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा को इतना खुश आया, वो खुश मेरा लाइफ में वही सिंगल डे है, वही है। मैं शादी का टाइम में भी उतना खुश आया नहीं, बच्ची पैदा होने का टाइम में भी खुश आया आया नहीं बोल रहा हूँ, उतना खुश आया नहीं, लेकिन मेरा प्रोफेशन में मैंने एकदम फर्स्ट पे खड़ा है। और सबके पास हैदराबाद बोलेगा तो अपना गांव का पॉपुलेशन 1 लाख के अंदर रहता है। वो गांव पे रह के मैंने हैदराबाद में रहने वाला सभी अंदाजा आसपास कर लिया मेरे टर्नओवर से। इसके वास्ते मेरे को बहुत खुश आ गया। और बहुत लोग सीईओ भी साहब भी आया, तुमने ऐसा शॉर्ट पीरियड में कैसा आपने कैसा कर लिया इतना धंधा करके पूछा था। मैंने एक ही समझता सर, मेरा मोटिवेशन मेरा इंटरेस्ट क्या है ना, सब लोग को सर्विस करना। वो पॉलिसी दो वो नहीं दो, वो आएगा सब। मैंने स्टार पॉलिसी लिया, क्लेम नहीं आया। एक आएगा एचडीएफसी का लिया, क्लेम नहीं आया, क्या करना सबको। अरे ये पॉलिसी मेरे से लिया नहीं, ये सब नहीं, कभी भी नहीं बोलता मैं। किसी को भी तकलीफ आया, मेरा खुद का तकलीफ समझकर वो उसका सोल्यूशन करवा के उसको कस्टमर को वो क्लेम आने के लिए मेरा हाथ से जितना कर सकते उतना करके उसको दिला दिया। वही रिपुटेशन मेरे को धंधा पकड़ने में बहुत आसानी हो गया। और दूसरा भी अब मैंने उम्र से बात कर रहा हूँ, मेहरबानी करके एक प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ करके नहीं सोच रहा। 90% बहुत सारा लोग ने वो प्रोडक्ट के बारे में 100% स्टडी नहीं करने के बगैर कस्टमर के पास जाते हैं। वो कस्टमर को कुछ क्वेश्चंस मांगते हैं। वो क्वेश्चंस मांगने के टाइम में अपन क्या बोलेगा, नहीं दीपक भाई जी से पूछ करेंगे, एक बार दीपक भाई जी से कुछ डाउट्स अपना डाउट्स क्लैरिफाई करके मैं आपको बताऊंगा बोलेगा। तो कस्टमर लोग ने कुछ डरता है, क्योंकि एक क्लेम आएगा तो भी वो टाइम में ये कैसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने कभी भी आज तक कभी भी मेरा डाउट से तो प्रिपरेशन घर पे ही रहता, लेकिन कस्टमर के सामने कभी भी मैंने ये मेरा मैनेजर से बात करता हूँ, मेरा दोस्त से बात करता हूँ, मेरा सीनियर से बात करता हूँ, वो कभी भी नहीं बोलने के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि कस्टमर के पास छोटा बनने के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके वास्ते मैंने ऐसा सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा बार बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया वो सब्जेक्ट लर्निंग करने के लिए। वो सब्जेक्ट लर्निंग के बाद ही मैं प्रोडक्ट मार्केट में जाके बेचने के लिए ट्राई करता हूँ। और तीसरा बात, आप मानेगा नहीं मानेगा मालूम नहीं है, मैंने अभी तक इतना धंधा किया, किसी कस्टमर के घर को दुकान को जाने के बगैर ही किया। आप इसको कुछ और भी मैं सब कैसा बोलना मालूम नहीं यार, लेकिन मैं तो जाने के काम नहीं आया, क्योंकि मैंने डिजिटल में इंटरव्यूज दिया। तेलुगु अपना एरिया का तेलुगु है, वो जिसी को क्लाइम सेटल किया। एक आदमी आया था, अपने क्लाइम सेटल किया, बहुत अच्छा किया भैया धन्यवाद ऐसा करके एक प्रेस विले करने भी लेके आया। वो तो वो तो मेरे से इंटरव्यू ले लिया। ऐसा 3-4 बार इंटरव्यू भी दे दिया बस। और डिजिटल मार्केट में हर दिन मैंने स्लाइड्स नया नया स्लाइड्स फ्लायर्स बना के हर दिन मैंने सबको मेरा ग्रुप में दोस्त ग्रुप में और मेरा सब इंश्योरेंस के बारे में सब सब फ्लायर्स लगाते। वो सब देख के वो कुछ कस्टमर मेरा दुकान को आने के बाद वो पूछेगा, अरे भाई ये अपना तकलीफ आया, ये आएगा बोलेगा, तो मैं कभी भी किसी को ना नहीं बोला। सबको मैं जितना कर सकता उतना काम करके ही उसको भेजा है। वो इसके ऐसा सर्विस करने के बाद प्रोडक्ट नॉलेज के बाद मेरे को ये एक ही या मालूम हुआ, मैं घर पे बैठ के मेरा घर को भी कस्टमर आके ही खरीद कर रहे।
इसके बारे में सर्विस, पहले सर्विस सर्विस सर्विस, मैं इसको भी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। वो अपन लोग भी जितना सर्विस कर सकते हैं उतना सर्विस कर दो। और महीने में अंदाजा 15-20 आदमी मेरे दुकान को आते हैं किसके लिए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए। मैं हैदराबाद में अंदाजा 50 to 60% हॉस्पिटल्स में रैपोस बनाया। इसके वास्ते जो भी आएगा मेरे को ये प्रॉब्लम है भाई, जिससे करने से अच्छा है करके बोलेगा तो उसका रिपोर्ट्स लेकर एक बार चेक करके थोड़ा ये एक्सपीरियंस के बाद अंदाजा 700 आदमी को अभी तक हॉस्पिटल को भेजा है ना, ये एक्सपीरियंस के बाद मैं देख के अरे भाई ये तो ये हॉस्पिटल को जाएगा तो अच्छा होता है करके सोच के फिर भी मैं वो डॉक्टर को भेज के और एक दो दोस्त लोग को भी भेज के किधर भेजना ये सब काम करता है उसके लिए करके उधर भेज के वो ऑपरेशन भी करा था। और दूसरा मेरे कस्टमर लोग को भी कोई तकलीफ आ गया उसका साथ में बहुत बार हॉस्पिटल भी मैं गया है। एक दो दोस्त लोग को हैदराबाद में मैं खुद लाके उसको ऑपरेशन करवा के उसको घर को भेजा है। ऐसा सर्विस करने से इंश्योरेंस में काम करना बहुत आसानी सोच रहा हूँ। और मैंने सोच रहा हूँ आने वाला 20 साल में बहुत सारा 90% ऑफ धंधा में रेसिशन रहेगा, लेकिन अपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने वाले 20 साल में भी रेसिशन आने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहे, गोल्ड से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे। कोरोना के बाद देख लो, मेरा अपना गांव में कोरोना के 2010 में देखो, डॉक्टर को फैमिली के लिए 2000 रुपए ईयरली फीस देने वाला था मैंने, लेकिन अभी वही डॉक्टर 750 रुपया 1000 रुपया एक कार्ड के लिए, वो कार्ड भी एक दिन बचे, एक दिन काम करेगा नहीं तो 2 दिन काम करेगा, उतना फीस तो बढ़ गया। नहीं, मैं डॉक्टर को भी बुरा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन के साथ उसका फीस भी बढ़ गया। और हॉस्पिटल चार्जेस भी 210 में आपने 50,000 रुपए से 25,000 रुपए से 50,000 भी नहीं 15,000 रुपए खर्चा करने से एक जेंटलमैन को हाइड्रोसिल ऑपरेशन करने वाला थे। वो आजकल यही ऑपरेशन को परसों भेजा एक आदमी को, वो हैदराबाद में हॉस्पिटल में करवा लिया, 1,50,000 रुपए खर्चा। सो इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया। फिर भी वो सब अपन कस्टमर को एक्सप्लेन करना है, वो करने से अपन भी और भी बोलना है। 2030 में जरूर आज 10 लाख रुपए के ऑपरेशन जो रहते हैं ना, वही ऑपरेशन को 2030 में मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक लेने वाला है। ये रिपोर्ट मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, WHO वाला भी एक रिपोर्ट में मैंने एक बार पढ़ा है बहुत दिन के पीछे, ऐसा होने वाला, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है इंडिया में करके बोल रहे हैं। ये सब देख के सब लोग अमेरिका में, लंदन में जैसा 100% आदमी इंश्योरेंस के बगैर नहीं रहते ना, ऐसा सिचुएशन इंडिया में भी आने का दिन बहुत बहुत जल्दी पे है। इसके वास्ते अब सब वो युद्ध के लिए सैनिक के जैसे तैयार हो गया, सब्जेक्ट के साथ, सर्विस के साथ। अपन जरूर घर पे बैठ के शांति से आराम से पैसा कमा सकते हैं। इतना अच्छा इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को कई को छोड़ना करके मुझको ये काम में और भी टाइम करने के लिए इंटरेस्ट कर रहा हूँ। मेरा कपड़ा दुकान में बैठने के टाइम से भी इंश्योरेंस के लिए मेरा प्रेफरेंस अभी 80% मैं इंश्योरेंस के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि उतना कमाना ये इंडस्ट्री में आ गया। अब लास्ट ईयर मेरा इनकम सोचो, अंदाजा 20 लाख रुपया कमाया मैंने। 20 लाख रुपया कमाने के लिए, मेरा कपड़ा दुकान में 20 लाख रुपया कमाने के लिए 2-3 करोड़ रुपए कैश रखना चाहता है, लेकिन इधर मैंने 2-3 हजार रुपया भी रखा नहीं है। फिर भी, और दूसरा, वो कपड़ा दुकान में मैं बैठने से कपड़ा बेचते, भास्कर के नाम से मेरा दुकान का बॉलीवुड है, सब लोग बोलते भास्कर बॉलीवुड, भास्कर बोलते। आजकल क्या बोल रहे, भास्कर भाई भगवान है सबको। इन फैमिली में कोई किसी को भी हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, भास्कर भाई साथ में है, ऐसा गुडविल मैंने पकड़ा है। और ऐसा रिपुटेशन भी मैंने लिया मार्केट से। सो मेहरबानी करके आप सब भी ऐसा तैयार होके, ऐसा दीपक भाई के जैसे दोस्त लोग, बड़ा लोगों का सहायता लेके अब सबन उस रास्ते पे बढ़ गया। तो इंडिया में ज्यादा फाइनेंशियल वाला कौन पूछेगा तो इंश्योरेंस धंधा में ज्यादा करने वाला कौन है, वही है, ऐसा ही दिखता है मेरा ख्याल से। सब अच्छा टर्नओवर करो, सब
अच्छा बड़ा हो, मेरा मन का बहुत खुशी रहता है। आप सब अपना दोस्त है, घर वाला है, अपना अपन सब एक ही फैमिली है, इंश्योरेंस एजेंट्स का फैमिली है। सब अपन सब बढ़ेगा तो सबको फायदा रहता। एक आदमी बढ़ेगा तो दूसरा को नॉलेज भी शेयर करता है, वो भी बढ़ा सकता है। ऐसा बढ़ाने के लिए मैंने भगवान से सब अब बढ़ के और भी बढ़ के अच्छा धंधा करना और अच्छा सर्विस पब्लिक को करना, मैं वही पूछ रहा हूँ। और एक बार मेरा धन्यवाद है, इतना इतना जन से बात करने के लिए, पैन इंडिया में इतना रास्ता दे दिया मेरा बड़ा भाई है, उसको नमस्कार बोल रहा हूँ। भगवान आपको जी अच्छा हालत और पैसा सब रैपो देना है, सब कुछ देना है भगवान ने, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ। थैंक यू देवक जैन जी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको बोलने के लिए कि मैं आपको, यूजुअली हम सुबह से शाम तक लोगों को डायरेक्शन देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में मुझे आपसे बहुत डायरेक्शन मिली है। आपने बोला सिर्फ 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन वाले एरिया में आप रहते हैं। यस यस सर। अरे वाह, मतलब सीरियसली सर, मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से आप ये सिर्फ हैंड होल्डिंग के बेसिस पर ही होता है। जब आप प्रॉपर बिना किसी बिना किसी लालच के या बिना किसी डिमांड के जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं ना, तभी ये चीजें बन पाती हैं। ओके, सो स्टिल वी हैव 2-3 मिनट्स। आप में से कोई भास्कर सर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? एनीवन? अशोक जी, गोवा से सर हैं हमारे साथ। एनीवन, कोई भी क्वेश्चन, 2-3 मिनट है हमारे पास अभी। एनीथिंग? मेरे हिसाब से मैं ऑडिबल हूँ अभी। मैं पिन भी रिमूव कर देता हूँ। कोई भी सर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अशोक जी, अशोक जी। सर सर इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ सम अप कर दिया। अब पूछने की तो हिम्मत ही नहीं है, ये इंस्पायरिंग फिगर है हमारे सामने। वी सल्यूट हिम। सर आप मेरे को बताइए कि थोड़ा भास्कर सर, आप किस तरीके से, मतलब पिच कैसे करते हैं, मतलब क्या बताते हैं आपको क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यूजुअली ना सर, होता क्या है, काफी सारे लोग तो यही बोलते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए पैसा नहीं है, या फिर दूसरा ये बोलते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे किया तो वापस तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये क्वेरीज को आप कैसे हैंडल करते हैं सर? तब मैंने पहले उसको सबको एक ही इंफॉर्मेशन बोलता हूँ, ये मेडिकल इन्फ्लेशन कैसा है। और दूसरा, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, आपके बाद में आपका फैमिली को कुछ पैसा मिल जाता है। लेकिन जब कभी भी आपका प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम आया, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपया, बच्चों के सामने हाथ ऐसा दिलाना है, कभी भी अपना हाथ ऐसा ही रहना है। ये ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए बोलेगा तो 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 20,000 रुपया कुछ इंश्योरेंस के लिए खर्चा करके साइड पर रखेगा तो वही, वो तुमको तकलीफ का टाइम में जरूर वो इंश्योरेंस का हेल्प होता है। मैं वही पहले बोलता हूँ। और दूसरा और एक तरीका भी बोलता है, सब सब कुछ लोग बोलते हैं सस्ता पॉलिसी होना। अरे भाई जरूर एक एक कहानी बोलता सुनो। अपना इंश्योरेंस पॉलिसी तो ट्रेन के जैसा रहता है। वो एक ट्रेन स्टार्ट हुआ, हैदराबाद में स्टार्ट हुआ, दिल्ली पहुंचेगा। लेकिन वही ट्रेन में जनरल टिकट भी रहते हैं, थर्ड स्लीपर रहता, थर्ड एसी रहता, सेकंड एसी रहता, फर्स्ट एसी रहता। तुमको फर्स्ट एसी होना कुछ रहता, लेकिन टिकट लेने का टाइम में तुमको स्लीपर टिकट देखेगा तो 200 रुपये में मिलने वाला है। 4,000 रुपए का ऐसा कच्चा करना, बेकार ही काम कर रहे हैं ऐसा सोचते तुम। लेकिन 200 रुपए टिकट लिया, वो स्लीपर जनरल बोगी में डब्बा में बैठा है, तुमने नींद आ गया, तुम्हारा चेन काट लिया, 1 लाख रुपए छिल गया। बस ऐसा ही वो 200 रुपए टिकट करनी, चीप वाला पॉलिसी खरीद करने से, रेड कार्पेट वाला कोई पॉलिसी खरीद करने से 50% वो तुमने घर से देना पड़ता, रूम रेंट का कटिंग रहता, और ये टैरिफ का भी कैप रहता है। ये सब देखने से तुमको 5 लाख रुपए यदि पॉलिसी लिया तो
तुमको 2 लाख रुपए मिलना भी मुश्किल है। वो टाइम में 3 लाख रुपए यदि तकलीफ ही लेता, नहीं तो फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए तकलीफ लेता है। ये सब संभाल के उसको अच्छा पॉलिसी करने के लिए, खरीद करने के लिए मैं ट्राई करता। मेरा सेल में 90% फरवरी से अभी तक 2 वही बेचा है, क्योंकि दैट इज द बेस्ट पॉलिसी इन इंडिया एज पर माय नॉलेज इज कंसर्न। एम आई करेक्ट सर दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो सर, जैसा कि हम लोग फाइनली 5:30 पर आ चुके हैं, कोई फाइनल रिमार्क आप सभी के लिए देना चाहें, इंडिया की सभी 142 करोड़ लोगों के लिए, 50 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, कोई फाइनल रिमार्क 1-2 लाइनों में कुछ बताना चाहें? ज्यादा बोल दिया जी, और बोलने के लिए क्या होता है, सब सब्जेक्ट के बारे में फर्स्ट इन्फ्लुएंस नॉलेज लेना है, तभी वो अच्छा पॉलिसी बेच सकता है। वो मिशन के अंदर एमआरआई अंदर भेजेगा, आदमी को भेजेगा, तो एमआरआई क्या करेगा, क्या क्या है प्रॉब्लम्स, क्या है बेचते हैं। ऐसा ही कस्टमर के पास जाने के बाद पहले कस्टमर का एमआरआई स्कैन करना है, उसका बीपी है, शुगर है, और कोई हार्ट ऑपरेशन हुआ, ये सब लेने के बाद पॉलिसी के बारे में बताना है। वो जो स्टंट पड़ा वाला को, 2 स्टंट पड़ा वाला आदमी को पास जाके रीइश्यू 2.0 बोलने से क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं रहा। तो उम्र भी 30 साल होगा, फिर भी रीइश्यू 2.0, वो तो पैसा भरने के लिए 1 करोड़ रुपए पॉलिसी लेता है के लिए तैयार है, लेकिन आप बेच नहीं सकता। इसके वास्ते पहले कस्टमर के जाने के बाद कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर कितना पॉलिसी को खरीद कर सकता है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका हेल्थ इश्यूज क्या है, वो सब पढ़ने के बाद अपन प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो 100% सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा एक ही लाइन पे। सर, आज मुझे सीरियसली फील आ रहा है कि शायद 30 मिनट्स का जो समय हम रखते हैं ना, वो कम था, है ना। और सीरियसली सर, मतलब यू आर अ मैजिकल मैन। मतलब मेरे पास तो सिर्फ एक ही लाइन है सर, यू आर अ मैजिकल मैन। और बहुत सीखा सर आज आपसे, है ना। सो टाइमिंग का थोड़ा सा वो है, समय का थोड़ी पाबंदी हम लोग रखते हैं, है ना। सो सर, बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। भाई साहब